5 मार्च 2021 को देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और लगभग इस पूरे वर्ष इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति के इस नक्षत्र गोचर का आप पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर आपको कुछ समस्याएं अगर दे भी, तो आप स्क्रीन पर जो 2 चीज़ें देख रहे हैं, इनका उपयोग करके कैसे आप किसी भी समस्या से बच सकते हैं, यह इस वीडियो में मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में 5 मार्च 2021 को जाने वाले हैं और वहां वह 22 मई 2021 तक रहेंगे, जिस दिन वह शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर वह 20 जुलाई 2021 को वापस इस धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे और पूरे वर्ष इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो अभी से देखा जाए तो लगभग साल के अंत तक 2 महीनों को छोड़कर लगभग बृहस्पति देव पूरे वर्ष इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस नक्षत्रवास का बृहस्पति का आप पर यानी सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, यही इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर कुछ राशि वालों को कोई तकलीफ आने वाली है तो उससे किस उपाय से हम बच सकें, वह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बृहस्पति के मित्र मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा, यानी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। तो अच्छी बात यह है कि बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। सभी राशि वालों के लिए लगभग अच्छा ही रिजल्ट रहेगा, लेकिन कुछ राशि वालों को कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं घरेलू मोर्चों पर। ख़ास तौर पर वो राशियां कौन सी होंगी, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और क्या उपाय है यह तो ज़रूर बताऊंगा ही। तो इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे यह धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, फिर देखेंगे बृहस्पति इस धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर क्या फल देते हैं, फिर देखेंगे कि सभी राशियों के लिए बृहस्पति इस नक्षत्र में जाने पर क्या फल देंगे, और वीडियो के अंत में देखेंगे कि उपाय क्या हो सकते हैं। अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो किस देवता की कैसे आराधना करें या क्या उपाय करें जिससे हमें तकलीफ़ों से बचाव हो सके। तो वीडियो मैं आपको यह ज़रूर कहूँगा कि आप पूरा देखिए, लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है और उपाय ही सुनने हैं तो वीडियो के शुरू के कुछ हिस्सों को आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि बृहस्पति के धनिष्ठा नक्षत्र में होने का और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वयं के गुण का आपको जानना आवश्यक है। तभी आप की राशि पर क्या असर पड़ेगा और उपाय आपको क्यों और कैसे करना चाहिए, यह पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि में और कुंभ राशि में आता है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब देखा जाए तो बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर मंगल के नक्षत्र में होने वाला है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक मंगल हैं। मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक यह धनिष्ठा नक्षत्र आता है। यानी इस नक्षत्र का विस्तार 2 राशियों में है और वह दोनों ही शनि की राशियां हैं। देखिए, मकर राशि भी शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की है, लेकिन मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और यह वही राशि है जिसमें मंगल उच्च के होते हैं। तो यह राशि तो मंगल को पसंद है, इसलिए धनिष्ठा का यहाँ होना मंगल को अच्छा लगता है, यानी यह मंगल का प्रिय नक्षत्र है। साथ ही यह भी देखिए कि यह कुंभ राशि में भी आता है, धनिष्ठा का आधा हिस्सा। कुंभ वायु तत्व की राशि है, तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा। यह आकाश को दिखाता है, यानी फैलाव को दिखाता है। तो यह स्पिरिचुअल राशि है, यानी पृथ्वी तत्व और वायु तत्व पृथ्वी में ग्रहण करने का गुण होता है, इसलिए यह मैटेरियल राशि कही जाती है। मकर राशि दुनिया की राशि है, सांसारिक राशि। वहीं अगर कुंभ राशि की बात की जाए तो उसका स्वामी चूंकि वायु यानी आकाश तत्व है, इसलिए उसमें फैलाव का गुण है, वह बांटने में यकीन रखता है, इसलिए यह स्पिरिचुअल साइन है, यानी आध्यात्मिकता की राशि। तो यह नक्षत्र आधा
मटेरियल है और आधा स्पिरिचुअल है, यानी आधा सांसारिक है और आधा दैवीय गुणों से भरा हुआ है। यह इस नक्षत्र को बहुत ही खास बनाता है। देखिए, बहुत कम नक्षत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, उनमें यह नक्षत्र बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। वैसे देखिए तो सभी नक्षत्र अच्छे ही हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कोई नक्षत्र अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ नक्षत्रों में तामसिक गुण ज़्यादा होते हैं, जैसे भरणी नक्षत्र। लेकिन धनिष्ठा अच्छा नक्षत्र है। अब धनिष्ठा का मतलब क्या है? देखिए, धनिष्ठा दो शब्दों से मिलकर बना है, धन प्लस अष्ट, यानी धन और 8। अब 8 नंबर देखिए तो शनि का नंबर है, इसलिए इस नक्षत्र पर शनि का प्रभाव मंगल के साथ साथ बहुत ज़्यादा है। कारण यह भी है कि यह नक्षत्र ही शनि की दोनों राशियों में आता है। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता अष्ट वसु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र में ध्रुव तारा, इनके रूप में सृष्टि के संतुलन का भार इन अष्ट वसुओं के ऊपर है। ऋग्वेद में भी इन्हें इंद्र का सहायक कहा गया, जो सृष्टि संतुलन में इंद्र की सहायता करते हैं। अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें, वहाँ भी इनकी चर्चा आती है। महाभारत में भी अष्टवसुओं की चर्चा आती है, जो वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण धरती पर गंगा पुत्र के रूप में जन्मे थे, जिनमें भीष्म पितामह अंतिम वसु थे, जिन्हें लंबे समय तक धरती पर रहना पड़ा और अपने श्राप का फल भोगना पड़ा। इसलिए वसुओं के ऊपर सृष्टि संतुलन की जिम्मेदारी भगवान ने दी है। अब देखिए, इसी कारण धरती का एक नाम वसुधा भी है, जो वसु को धारण करती है। वसु का एक मतलब और होता है प्रकाश की किरण। वसु का मतलब बसना भी होता है, जो हमारे अंदर बसा है, यानी पंच तत्वों के रूप में जो हमारा शरीर है, जो शरीर के अंदर बसते हैं, उन्हें वसु कहते हैं। हिंदी का शब्द जो बसो है, वह इसी वसु का अपभ्रंश है। अब धनिष्ठा की बात करें तो धनिष्ठा दो शब्दों से और बना हुआ दिखता है, ध और निष्ठा। ध यानी धारण करना और निष्ठा यानी कमिटमेंट। तो आप देखिए, यह दो शब्द जो हैं वह क्या बताते हैं इस धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। निष्ठा से भीष्म पितामह की निष्ठा याद आती है। उन्होंने एक बार जो वचन ले लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उसका पूरे जीवन पालन किया। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र वाले जिस बात पर एक बार अड़ जाते हैं, जिस बात का एक बार विचार कर लेते हैं, उस पर टिके रहते हैं। यह धनिष्ठा का हायर रेजोनेंस है, यानी उच्च स्तर पर धनिष्ठा नक्षत्र ऐसे ही कार्य करता है। वैसे भी देखिए तो ध यानी धारण करना मंगल का गुण है। मंगल धरती पुत्र है ना, धारण करता है। और शनि निष्ठा है, शनि डिसिप्लिन है। तो नक्षत्र मंगल का है और राशि शनि की है, इसलिए इसमें मंगल और शनि के गुण पाए जाते हैं। और यह अच्छा गुण होता है जब धनिष्ठा नक्षत्र जिनका अच्छा होता है, अच्छी राशियों में है, यानी जो अच्छे ग्रह हैं वो इस राशि में बैठे हैं, तो यह अच्छा फल देता है। अब आप एक और चीज़ देखिए, शास्त्रों में इन्हें कहीं कहीं श्रविष्ठा भी कहा गया। इसका नाम श्रविष्ठा का मतलब दो होता है, प्रसिद्ध यानी फेमस और सुनना। अब प्रसिद्ध की बात की जाए तो देखिए, यह अधिकार दिलाने वाला नक्षत्र है। जाहिर सी बात है, काल पुरुष कुंडली के 10वें और 11वें भाव में यह नक्षत्र आता है। 10वां यानी कर्म स्थान और 11वां यानी लाभ स्थान, पैसे का। तो यानी आपके कर्म की ऊंचाई, यानी अधिकार प्राप्ति और पैसा। तो जिसके पास अधिकार और पैसा है, वह जाहिर सी बात है समाज में प्रसिद्ध होगा ही होगा। इसके साथ साथ यह भी देखिए कि ये सुनने को भी दिखाता है। श्रविष्ठा मतलब सुनना होता है, इसलिए इसके दो सिंबल होते हैं, मृदंग और बांसुरी। इसलिए इसके दो देवता भी कहे गए, शिव जी और विष्णु भगवान, नटराज शिव और रसराज कृष्ण। इसलिए अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र से किसी तरह से आपको तकलीफ आ रही है, तो आपको इन दोनों देवताओं की कैसे पूजा करनी है वह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यही दो महादेव और श्री विष्णु हैं जिनकी पूजा से हम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अब आप देखिए, जब जिसका धनिष्ठा नक्षत्र अच्छा होता है तो क्या करता है, भरण पोषण करता है, अपने पूरे परिवार की रक्षा करता है। जैसे भीष्म पितामह ने अपने पूरे परिवार की रक्षा करते रहे, जो एक संकल्प लिया था कि मैं अपने पूरे परिवार की रक्षा करता रहूँगा। यह इनकी सबसे अच्छी बात होती है, यह इनका गुण होता है। वैसे भी देखिए तो मंगल सेना है और शनि सेवा है,
यानी सेना जो हमारी रक्षा करती है और सेवक जो हमारी सेवा करते हैं, तो इसमें मंगल और शनि के गुण हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। अब अगर कमी देखिए तो क्या कही जाएगी धनिष्ठा नक्षत्र की। ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, जो बात एक बार ठान लेते हैं वह ठान लेते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने एक बार जो ठान ली कि शादी नहीं करूँगा और राजगद्दी के प्रति वफादार रहूँगा, चाहे उस पर दुर्योधन ही क्यों न बैठा हो, तो गलत अधर्म के पक्ष में भी जाकर खड़े हो गए अपनी एक जिद के कारण। वैसे भीष्म पितामह इतने महान थे, लेकिन उनकी इस एक कमी के कारण आज भी उन्हें कहा जाता है कि द्रौपदी की जब वस्त्र हरण हो रहा था वह कुछ नहीं बोले। यही इस नक्षत्र के लोगों की समस्या होती है, जिस बात पर अड़ जाते हैं चाहे वह गलत ही हो, उसी पर टिके रह जाते हैं। यह शादी के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं होता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी इस नक्षत्र से देखते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने शादी नहीं की, वैसे भी देखा जाए तो मंगल मांगलिक बनाता है और शनि का 7वें यानी विवाह के स्थान से किसी तरह का कोई कनेक्शन शादी के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मंगल का नक्षत्र और शनि की राशि शादी के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आपके गोचर में या आपकी दशाओं में या आपकी कुंडली में इस नक्षत्र का कोई भी कनेक्शन अगर आपके 7वें स्थान से बन रहा है, तो आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर विशेष रूप से सावधान हो जाइए। घमंडी भी ऐसे लोग हो जाते हैं, क्योंकि जब अधिकार मिल जाएगा, धन मिल जाएगा और आपका मंगल और शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र भी लोअर रेजोनेंस पे ऑपरेट करने लगेगा, लोअर हार्मोनिक्स, लोअर फ्रीक्वेंसी पे। यानी तब इस नक्षत्र के बुरे गुण भी आपको मिलेंगे। बुरा गुण क्या है? जिद और सब कुछ मेरा ही है, मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूँ, किसी और को कुछ न दूँ, यह बोलने की और यह देखने की उनकी जो इच्छा होती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के लोग दूसरों की चीज़ें छीन लेने में भी यकीन रखते हैं। मंगल और शनि के गुण ऐसे ही होते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा, प्रभुता पाहि को न मदमाही। तो यह धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दी। वैसे यह नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन यह इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब देखते हैं कि बृहस्पति इस धनिष्ठा नक्षत्र में क्या परिणाम देते हैं राशियों को और उनका क्या उपाय हो सकता है, यह वीडियो में हम आगे कवर करते हैं। एक निवेदन आपसे कर दूं, अगर आपको मेरा यह वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। तो आइए देखते हैं कि बृहस्पति जब इस मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हैं तो वह कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, बृहस्पति के सबसे बड़े मित्र हैं मंगल। क्यों? बृहस्पति की राशि धनु है। धनु से पहले कौन सी राशि आती है? वृश्चिक। बृहस्पति की दूसरी राशि मीन है। मीन के बाद कौन सी राशि आती है? मेष। यानी मंगल इतने बड़े बृहस्पति के मित्र हैं कि उनकी दोनों राशियों के आगे पीछे रहते हैं। इसी तरह से अगर देखिए तो बृहस्पति किस राशि में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं? मकर राशि में। इस राशि में वह नीच के होते हैं। इसके बाद इस राशि से निकाल कर अगली राशि में ले जाने की जिम्मेदारी किस नक्षत्र की होती है? धनिष्ठा नक्षत्र की, क्योंकि धनिष्ठा क्या है? आधा मकर में और आधा कुंभ में है। कुंभ में बृहस्पति सहज हो जाते हैं। ज्योतिष के कुछ ग्रंथ कहते हैं कि कुंभ में बृहस्पति कर्क की तरह फल देते हैं, यानी उच्च के बृहस्पति की तरह का फल देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ क्या है? कुंभ में जल होता है। कर्क क्या है? जल है। कर्क जल राशि है ना। तो कुंभ में कब आते हैं बृहस्पति? हर 12वें साल में जब बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं, तभी तो महाकुंभ लगता है। इस घटना का क्या रिलेशन है महाकुंभ का अमृत से? अमृत की जब बूंदें धरती पर गिरी थीं, उस समय बृहस्पति कुंभ राशि में ही थे। उसी याद में यह उत्सव मनाया जाता है, महाकुंभ, हर 12 वर्ष में। यानी कहने का मतलब कि कुंभ राशि में बृहस्पति उच्च जैसा फल देते हैं और उस कुंभ में ले जाने का काम धनिष्ठा नक्षत्र को होता है। यानी मंगल के नक्षत्र में बैठकर बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी अच्छी राशि में जाते हैं। इसलिए बृहस्पति को यह नक्षत्र अत्यधिक पसंद है। तो यह एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताया कि बृहस्पति को यह नक्षत्र क्यों पसंद है। अब देखते हैं कि बृहस्पति इस साल राशियों को क्या फल देने वाले हैं। तो इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोस में बनाया है, यानी
मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर क्या फल देगा, यह एक वीडियो में बनाया है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर क्या फल देने वाला है, इसके बारे में बताने वाला हूं, और फिर हम क्या उपाय कर सकते हैं वह भी इसमें बताऊंगा। तो आइए देखते हैं तुला राशि के लिए बृहस्पति का नक्षत्र गोचर क्या फल देने वाला है। तुला राशि के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर उन्हें कुछ अच्छे परिणाम देने वाला है। जैसे देखिए, बृहस्पति तुला राशि के लिए वैसे तो अकारक ग्रह माने जाते हैं, यानी तुला राशि के लिए बृहस्पति उनके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, यानी संघर्ष और शत्रु भाव के स्वामी बनते हैं। तो घरेलू सुख का विचार भी हम 7वें घर से और दूसरे घर से करते हैं, और धन प्राप्ति का भी विचार करते हैं। 5वां भाव जिससे बृहस्पति का यह गोचर होने वाला है उसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, यानी लक्ष्मी का, चाहे वह आपके घर की लक्ष्मी हो या आपके बैंक वाली लक्ष्मी हो, इन दोनों का संबंध आपके जीवन से जुड़ने वाला है इस साल बृहस्पति के इस नक्षत्र गोचर के कारण। तो यह बृहस्पति का नक्षत्र गोचर व्यापारियों के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा परिणाम लेकर आने वाला है। जो लोग भी किसी तरह का नया काम शुरू करना चाहते हैं वह तो ज़रूर करें, इस साल उन्हें फ़ायदा होगा। कोई भी अपने काम का एक्सपेंशन करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। धन आता रहेगा, यानी आप जो काम करेंगे उसके रिटर्न्स आपको प्रॉपर आते रहेंगे। यही इस साल की खासियत रहेगी तुला राशि के लोगों के लिए। संतान को लेकर भी कोई चिंता आपको इस साल नहीं होगी। संतान पक्ष से किसी न किसी तरह की आपको लाभ ही होता रहेगा, यानी कुछ अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं विदेश में, तो यह अच्छा समय है। स्वयं भी अगर आप किसी नए तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग भी फाइनेंस या किसी तरह की टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सफल होने के अच्छे योग इस साल दिखते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर उन्हें अच्छे रिजल्ट देगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर तो उनके राशि स्वामी के नक्षत्र से ही होने वाला है, तो यह तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। देखिए, वैसे भी शनि की 7.5 आपकी पिछले साल निकल चुकी है, तो अभी तो आप रिलीफ में हैं, और यह आपकी खुशी आपको बृहस्पति इस साल और बढ़ाने वाले हैं। वैसे भी बृहस्पति अभी तक आपके तीसरे भाव से नीच राशि से चल रहे थे, अब बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, सुख भाव में। तो सुख के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे, और वहाँ वह आपके ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि आपका ही नक्षत्र है। तो बृहस्पति आपके सबसे बड़े मित्र भी हैं। गुरु और मंगल तो बहुत बड़े मित्र हैं, गुरु की सुरक्षा करते हैं मंगल। तो यह नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति का आपके सुख के साधनों में वृद्धि करेगा। जो लोग घर खरीदने का बहुत लंबे समय से कोई प्रयोजन कर रहे थे, उनका मनोरथ इस वर्ष सिद्ध हो जाएगा। किसी तरह का वाहन खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, वह भी इस साल आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस साल आपके घर में उत्सव ज़रूर होंगे। चौथे घर से बृहस्पति का गोचर हमेशा घर में किसी न किसी तरह का मंगल कार्य आयोजित ज़रूर करवाता है। तो बृहस्पति का यह गोचर जो है वो आपके चौथे भाव से है। यहाँ से वह बृहस्पति आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, यानी आपके 10वें स्थान को। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो कुंभ में बैठे हुए बृहस्पति वैसे भी अमृत का कलश लेकर बैठे होते हैं। यह जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत दे देते हैं। तो आपके काम धंधे में भी इस साल अच्छी तरक्की होने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए धन भी बढ़ रहा है, धन के साधन भी बढ़ रहे हैं, सुख के साधन भी बढ़ रहे हैं, परिवार में भी मंगल कार्य हो रहे हैं, और नौकरी व्यापार में भी लाभ हो रहा है। तो यानी आपको बृहस्पति इस पूरे वर्ष हर स्तर पर लाभ ही लाभ दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपका समय बहुत बहुत आपको मुबारक हो। धनु राशि वाले लोगों को बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर मिले जुले फल देने वाला है। देखिए, आपकी तो शनि की 7.5 चल रही है, और बृहस्पति जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वह
है तो आपके मित्र का ही नक्षत्र, लेकिन यह मित्र आपके व्यय स्थान का भी स्वामी है, रोग स्थान का भी स्वामी है, साथ ही पांचवें यानी विद्या बुद्धि और संतान और पद प्राप्ति के स्थान का भी स्वामी है। तो पद प्राप्ति तो आपकी नहीं दिखती है वैसे, क्योंकि 7.5 चल रही है और अभी वह समय नहीं आया है जिसमें कह दिया जाए कि आपको अब रिलीफ मिलने लगेगा। लेकिन काम के स्तर पर यानी कार्यस्थल पर जो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी उनमें ज़रूर कमी आ जाएगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो नीच चल रहे थे वह भी 5 अप्रैल को अब आपके राशि से तीसरे यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो राशि स्वामी का अपनी नीच राशि से निकलना बहुत बड़ी रिलीफ की बात हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि 7.5 तो चल ही रही थी और पिछले साल अप्रैल से बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी भी नीच हो गए। तो इसको कहते हैं डबल ट्रबल। इस डबल ट्रबल से एक ट्रबल तो सिंगल ट्रबल निकल जाएगा आपका। तो तीसरे भाव से बृहस्पति का गोचर उन लोगों के लिए अच्छा है, धनु राशि के लोगों के लिए, जो किसी तरह के एडवाइजरी के काम करते हैं या कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करते हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए तो अच्छा है। कोई भी आदमी जो भी पब्लिक लाइफ में है, जहां कम्युनिकेशन का काम है या ट्रैवल इंडस्ट्री में है, उनके लिए यह राहत की बात है। लेकिन आपके खर्चे तो बढ़ जाएंगे बृहस्पति के इस नक्षत्र गोचर के कारण। सेहत की भी चिंता आपको करनी पड़ेगी। हाँ, विदेश यात्रा आपकी ज़रूर होती हुई दिख रही है, तो आपको बृहस्पति और शनि इस साल अपने घर से दूर कर देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं, कहीं प्लान बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल चले जाइए, यह अच्छी बात होगी। जो लोग प्लान नहीं बना रहे हैं उनके लिए एक र्यूड शॉक हो सकता है ज़रूर, कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, यह संभावना तो बनती है। उपाय के रूप में जो इस वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, बड़े सिंपल, उन्हें ज़रूर करते रहिए, तभी बचाव हो सकेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर उन्हें कुछ राहत लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी 7.5 चल रही है, ऐसे में बृहस्पति भी अभी नीच होकर आपकी राशि के ऊपर ही बैठे हुए थे। अब बृहस्पति भी नीच राशि से निकलकर आपकी ही दूसरी राशि कुंभ में चले जाएंगे, जो आपके दूसरे भाव यानी धन भाव की राशि बनती है। और मंगल जिसके नक्षत्र में जा रहे हैं वह आपकी राशि से चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव भी धन भाव कहा जाता है। तो बृहस्पति जो धन देने वाले ग्रह कहे जाते हैं, अभी धन के नक्षत्र में बैठकर और धन के घर में जाने वाले हैं, तो आपको धन लाभ करा देंगे। यानी मकर राशि वाले लोगों को जो पिछले वर्ष से तकलीफ़ें बढ़ी हुई थी, स्क्वीज़ जो लाइफ में फील हो रहा था, जैसे लग रहा था किसी ने जकड़ दिया है और पैसे की तंगी भी होनी शुरू हो गई थी, उसमें आपको कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन 7.5 तो चल ही रही है, तो फिर भी 7.5 के प्रभावों से कुछ आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यह भी देखिए कि आपकी 7.5 जो है वह आपको बहुत तकलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि शनि ही आपकी राशि के स्वामी हैं। तो मकर और कुंभ वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 बहुत बुरी नहीं होती है, जब तक उनका शनि स्वयं बहुत बुरी पोजीशन में नहीं हो या उनका चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में कुंडली में नहीं हो। लेकिन 7.5 तो 7.5 है, सबका इम्तहान ज़रूर लेती है, इसलिए इस इम्तहान में आपको बृहस्पति थोड़ी सी मदद ज़रूर देने वाले हैं इस वर्ष अप्रैल से। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र गोचर उनके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में होने वाला है, और बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही 5 अप्रैल को आ जाएंगे। तो 5 मार्च को जब यह नक्षत्र गोचर होगा, तब तक तो बृहस्पति हालांकि आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं, तो यह रिलीफ तो कुछ खास नहीं देंगे आपको। लेकिन 5 अप्रैल को जब बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही आ जाएंगे यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब इसका कुछ प्रभाव आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। काम में आपको कुछ राहत मिलेगी, जो 7.5 के प्रभावों के कारण आपको तकलीफ बढ़ी हुई है, और अपने घर में पिता की स्वास्थ्य को लेकर भी जो समस्याएं दिख रही हैं आपको, या अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर जो कुछ चिंताएं हैं, वह चिंताएं अब धीरे धीरे कम होंगी। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहूँगा कि आप
समस्याओं से बाहर आ चुके हैं, यू आर नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, मैं यह नहीं कहूँगा, क्योंकि शनि की 7.5 अभी चल रही है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, शनि मकर और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 7.5 में उतना बुरा फल नहीं देते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी ही राशि है। यह तब होता है जब आपके शनि और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति बुरी है, तब आपकी भी 7.5 बुरी ही जाएगी, और अच्छी भी है तब भी यह देखिए 7.5 सबका इम्तहान लेने आती है। तो परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे कोई टीचर का बेटा हो, वह भी जब क्लास में पढ़ेगा तो उसे परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हाँ, फ़ायदा यह हो जाएगा कि शिक्षक उसके पिताजी ही हैं, तो घर पर अच्छी तैयारी करवा देंगे। इसी तरह शनि अपनी राशि वाले लोगों को तैयार कर देते हैं 7.5 झेलने के लिए, लेकिन आपको अपने लेसन्स भी अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। यानी जो पढ़ाया शनि ने उसे याद करके रखिएगा, तभी परीक्षा में काम आएगा। यहाँ बृहस्पति जो ज्ञान और धन के ग्रह हैं, और मंगल जो एक्शन के प्लैनेट हैं, इनका भी संबंध आपकी राशि से जुड़ रहा है। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर राहत की खबर है। मीन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा होने वाला है। देखिए, बृहस्पति जिस मंगल के नक्षत्र से गुजरने वाले हैं, वह मंगल आपकी राशि से दूसरे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा धन स्थान और 9वां भाग्य स्थान और धर्म का स्थान। तो धन, धर्म और भाग्य में आपको वृद्धि होगी, क्योंकि जो नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं वह आपकी राशि स्वामी के सबसे बड़े मित्र भी बनते हैं। इसलिए मित्र के नक्षत्र से गुजरना, और वह मित्र आपकी राशि के अच्छे भावों का स्वामी बनता है, यह दिखाता है कि आपको धन और धर्म में वृद्धि देखने को मिलेगी इस वर्ष। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो आपकी राशि से 12वें भाव की राशि है, जो 12वां भाव व्यय है और विदेश है और रोग स्थान है, तब आपको इन चीज़ों से 2-4 तो ज़रूर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ राहत की बात यह होगी कि आपको धन की कमी मंगल नहीं होने देंगे इस पूरे वर्ष। भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, किसी तरह की पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, धर्म के काम से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बुरी बात नहीं है, उनके लिए तो लाभ ही की स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क तो रहना पड़ेगा मीन राशि वालों। लेकिन मंगल की नक्षत्र से गुजर कर नया दिखाएगा कि आपको लड़ने की हिम्मत मंगल देता रहेगा, क्योंकि मंगल साहस व ऊर्जा का प्रतीक ग्रह है। तो साहस और ऊर्जा मन में भरी रहेगी, और धन और धर्म की कमी नहीं होगी। भाग्य आपका साथ पूरा देता रहेगा। तो कुछ तकलीफें तो आएंगी मीन राशि वाले लोगों को इस साल, लेकिन उन तकलीफों से आप पूरे वर्ष बाहर भी निकल लेंगे। अब देखते हैं कि सभी राशि वाले लोगों के लिए क्या कॉमन उपाय हैं जिन्हें करके हम तकलीफों से बच सकते हैं। तो आइए उन्हीं उपायों पर विचार करते हैं। यह उपाय मैं 2 स्तर पर बताऊंगा। देखिए, एक हो गया साधना का स्तर, दूसरा हो गया पूजा का स्तर। साधना का स्तर मतलब क्या? बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र जाप करना पसंद करते हैं या योग प्राणायाम करने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए पहले मैं बता देता हूं। फिर जो यह नहीं करना चाहते हैं, वह सिर्फ पूजा करें, किसकी और कैसे वह बता दूंगा। तो आइए पहले साधना के स्तर पर बात करते हैं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल कुंडलिनी शक्ति के सबसे नीचे के पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र को डिनोट करता है। यहाँ का बीज मंत्र है लम। यानी अगर आपको कभी तकलीफ हो तो आप ध्यान करके यहाँ पर लम का जाप कर सकते हैं और मूलाधार चक्र को आप एक्टिवेट करके या उसकी साधना करके इस तकलीफ से आप बच सकते हैं। मूलाधार चक्र का सीधे संबंध आपके आज्ञा चक्र से भी है, तो इस जगह पर ध्यान देने से आपकी तकलीफ़ें कम होंगी। मूलाधार चक्र हमारी इच्छाओं को दिखाता है, तो इच्छाओं यानी पावर और लस्ट इनको दिखाता है। तो इससे जुड़ी हुई जब आपको तकलीफ आती है तो आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस माना जाता है। यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाओं का होना, अतृप्त इच्छाओं का होना और किसी भी तरीके से उनकी
पूर्ति न होना और बेचैनी का रहना, यह मूलाधार चक्र की गड़बड़ी को दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मन को शांत करने के लिए और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए इस चक्र पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं यह ज़रूर बता दूं कि बहुत गहरी योग साधना तो किसी गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। फिर भी अगर आप बैठकर इस पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़ी हुई समस्याओं में कमी आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि पूजा कैसे करें। देखिए, धनिष्ठा के 2 देवता कहे गए। पहले, चूंकि यह मंगल का नक्षत्र और शनि की राशि में आने वाला है नक्षत्र, इसलिए मंगल और शनि दोनों के देवता महाकाल हैं, यानी शिवजी। तो इसलिए इस नक्षत्र के देवता शिवजी की हमें उपासना करनी चाहिए। कैसे? शमी का पौधा जो है, शमी के पौधे के फूल या इसकी पत्तियां शिव जी को या हनुमान जी को या भैरव जी को चढ़ानी चाहिए। देखिए, शमी अग्नि तत्व प्रधान वृक्ष है, इसलिए इसके फूल भी लाल रंग के होते हैं। इसमें मंगल और शनि का वास माना जाता है, इसीलिए शनि को भी यह शमी वृक्ष बहुत पसंद होता है। तो आप चाहें तो शमी वृक्ष अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप घर से बाहर निकलें तो आपके दाहिनी तरफ शमी वृक्ष आना चाहिए। तो यह एक उपाय हुआ कि आप शनि और मंगल की शांति करने के लिए आप शिव जी की इस शमी वृक्ष के फूल और पत्ती से पूजा कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार के दिन। दूसरा, इसके देवता भगवान कृष्ण भी माने जाते हैं या वासुदेव, क्योंकि वसु नक्षत्र है ना। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता कौन है? इसके प्रिजाइडिंग डिएटीज कौन है? वसु, अष्ट वसु। तो वसु के स्वामी कौन है? वासुदेव, वासुदेव कृष्ण। तो यह मोर पंख आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। चाहे वह शमी के पत्र और पुष्प अर्पित करने हो शिव जी को, चाहे यह मोर पंख अर्पित करना हो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को। यह ध्यान रखिए कि अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी जानकारी है तो आप इसे किस दिन करेंगे तो इसका ज़्यादा असर मिलेगा। यह आप तब करें जब आपका चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से ही गोचर कर रहा हो, या जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है वह धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहा हो। यह आपको पंचांग देखकर पता चल जाएगा। अगर आपको देखना नहीं आता है और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया, मंगलवार और शनिवार को शमी के पौधे का पत्ता और फूल चढ़ा दीजिए और बृहस्पतिवार को मोरपंख चढ़ा दीजिए। इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यह बड़े अच्छे उपाय हैं और इन उपायों को अनुभव किया गया कि इन उपायों से लाभ ज़रूर होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।